माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं शिक्षिका आभा राज सिंह राजकीय हाई स्कूल बसौर बागपत से आप सभी विद्यार्थियों का अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम अध्याय मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां, हड्डियों की टूट एवं मौज और श्वसन तंत्र के प्रारंभिक ज्ञान के भाग 2 मानव अस्थि संधियां और हड्डियों की टूट एवं मौज का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत छात्रों हम अस्थि संधि किसे कहते हैं, संधियों के प्रकार, कुछ महत्वपूर्ण संधियां जिसमें केंदुका खलिका, कब्जा संधि, कुटीदार संधि, फिसलनदार संधियां, अस्थि भंग का अर्थ, कारण, पहचान, अस्थि भंग के प्रकार और कुछ विशेष अंगों में अस्थि भंजन कैसे होता है और उसकी प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार की जाती है। साथ ही साथ मोच आने से क्या अभिप्राय है और मोच आने के लक्षण और उपचार का अध्ययन करेंगे। अध्याय के आरंभ करने से पहले आप सभी मानव अस्थि संस्थान के बारे में जानते हैं कि अस्थि क्या है। अस्थियों के परस्पर जुड़ने से अस्थि संस्थान का निर्माण होता है, अर्थात जहाँ पर अस्थि जुड़ती हैं वही क्या कहलाता है, वही हमारा संधि कहलाता है। तो छात्रों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अस्थि संधियां क्या हैं। शरीर में दो या दो से अधिक अस्थियों के मिलने के स्थान को हम अस्थि संधियां कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला कि जो ये संधियां हैं ये परस्पर जुड़ती हैं, और यह परस्पर कैसे जुड़ती हैं, बंधक तंतुओं से, जिसे हम लिगामेंट भी कहते हैं। जो ये जोड़ हैं दो अस्थियों के, जब दो अस्थियां हैं वो आपस में घूमती हैं तो उसमें रगड़ होना क्या है, स्वाभाविक है। तो इस रगड़ से बचाने के लिए प्रत्येक संधि पर एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें से इस प्रकार का चिकना द्रव पदार्थ सदैव निकलता रहता है, जिससे कि ये जो अस्थियां हैं वो आपस में रगड़े नहीं। तो ये जो चिकना पदार्थ होता है वह मशीन में जिस प्रकार से तेल डाला जाता है उसी प्रकार से संधियों में ये ग्रंथि होती है और ये पदार्थ निकलता है, जिससे कि अस्थियां परस्पर आपस में रगड़ नहीं खाती। फिर है संधियों के प्रकार। संधि मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी अचल संधि और दूसरी होती है हमारी चल संधि। अचल संधि क्या है? जब दो या दो से अधिक अस्थियां आपस में मिलकर एक ऐसा जोड़ बना लेती हैं कि जो हिल-डुल नहीं सकता, तो उसको हम कहते हैं अचल संधि, जैसे कि कपाल की अस्थियां। दूसरी हमारी चल संधि। चल संधि में जब दो या दो से अधिक अस्थियां एक दूसरे के पास इस प्रकार लगी रहती हैं कि वे गति कर सके, तो इस प्रकार के जोड़ को हम चल संधि कहते हैं। तो शरीर में जो गतिमान होता है वह चल संधियों के कारण ही होता है, और ये चल संधियां हाथ और पैरों की अस्थियों में मिलती हैं। शरीर की कुछ महत्वपूर्ण संधियां, केंदुका खलिका एवं गेंद एवं प्यालेदार संधियां। ये जो संधि होती है इसमें एक अस्थि का जो आरंभ होता है वह प्याले नुमा होता है, जबकि दूसरी अस्थि का गेंद की तरह गोल होता है और यह प्याले के अंदर गेंद फिट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है वह कहाँ प्राप्त होती है? इस प्रकार की संधि हमें कंधे पर या बाहों के या कोहलों और टांग के बीच देखने को मिलती है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा स्कंद मेखला है उसकी स्कंद मेखला में, जहाँ हमारी स्कंद मेखला के
ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर हमारी स्कंद मेखला में ये टांग का हिस्सा हमारा जोड़ रहा है, जिसमें कि ये टांग में गोल है और स्कंद मेखला का उली मेखला जो है वो प्याले में रचना है। दूसरी हमारी संधि है कब्जा संधि। इस प्रकार की संधियों में दोनों अस्थियां अथवा एक अस्थि एक ही दिशा में खुल या बंद हो सकती है और इस प्रकार का जो जोड़ होता है या संधि होती है वह हमें कोहनी में, घुटने में या उंगलियों में मिलती है। इस चित्र की भांति और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा घुटना है, जैसा आप देख रहे होगे ये जो घुटना है यहाँ पर कैसी संधि है हमारी, कब्जेदार संधि। कब्जा मतलब जो हमारे दरवाजों में कब्जा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ एक कब्जा है और ये एक ही तरफ घूमता है। तो इसी प्रकार ये संधि जो होती है जिन अंगों में होती है वह अंग भी एक ही दिशा में ही घूमते हैं। दूसरी संधि है हमारी कुटीदार संधि। इसे हम धुरांग संधि भी कहते हैं और इसकी एक अस्थि या प्रध्रुव धुरे की भांति दूसरी अस्थि या धुरियों पर इस प्रकार टिकी रहती है कि इसको किधर भी घुमाया जा सके। यह जो संधि होती है वह हमें खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी में देखने को मिलती है। वहीं पर जो एक कशेरुका होती है रीढ़ की हड्डी का, वह निकला हुआ होता है जिसे हम प्रबंध कहते हैं और उस प्रबंध पर खोपड़ी टिकी रहती है और खोपड़ी जो है हमारी वो इधर उधर आसानी से घूम जाती है। इसे भी हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारा खोपड़ी है और जो मेरुदंड है उसके बीच में ये हमारी संधि पाई जाती है और इस चित्र में यहाँ पे भी हमें देखने को आ रहा है कि हम अपनी गर्दन को इधर उधर इसी संधि के माध्यम से घुमा पाते हैं। चौथी संधि है हमारी फिसलनदार संधि। इसे हम विसर्ज संधि भी कहते हैं और इन अस्थियों में कोई जोड़ नहीं होता बल्कि ये अस्थियां एक दूसरे के ऊपर अपने चपटे तल के पास पास लगी रहती हैं। इन दोनों की चौड़ाइयों में कई उपास्थियां होती हैं जो इन अस्थियों को गति करने के लिए फिसलने में मदद करती हैं। ये जो अस्थियां होती हैं, जोड़ जो हैं वो हमें कलाई में देखने को मिलते हैं। हम इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं छात्रों कि जो हमारी मेरुदंड की आपकी कशेरुकाएं होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। उन कशेरुकाओं के बीच में जो जोड़ होता है वो फिसलनदार संधि होता है जिससे कि ये कशेरुकाएं एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती हैं। इसी जोड़ के कारण व्यक्ति जो होता है वो आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ सकता है। यदि यह जोड़ ना हो तो हम बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, हम ना आगे झुक सकते हैं और ना पीछे झुक सकते हैं। अब छात्रों हम देखेंगे कि अस्थि भंग या हड्डी की टूट क्या होती है। किसी भी अस्थि के टूटने या उसमें दरार पड़ने को हम अस्थि भंग कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि ये हमारी टांग की हड्डी है और ये एक टांग की हड्डी हमारी टूटी हुई दिखाई दे रही होगी, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है बीच में से टूटी हुई है, तो इसी को हम कहते हैं अस्थिभंग या अस्थिभंजन या हड्डी की टूट। अस्थिभंग के क्या कारण होते हैं? सबसे पहला सीधी या प्रत्यक्ष चोट, अर्थात जिस स्थान पर चोट लगती है उसी स्थान की हड्डी टूट जाती है तो उसे हम सीधी चोट से अस्थिभंग कहते हैं। जैसे हाथ पर कोई भारी चीज गिरने पर या हाथ के बल गिरने पर जब हाथ की हड्डी टूट जाती है तो उसे हम प्रत्यक्ष चोट के कारण हाथ की हड्डी के टूटने का कारण बताते हैं। दूसरा है झटके या गौण चोट से। जब चोट किसी अन्य स्थान पर लगती है लेकिन हड्डी कहीं और की टूटती है तो उसे हम गौण चोट कहते हैं। जैसे पांव के बल हम यदि गिरते हैं लेकिन हमारी हड्डी रीढ़ की टूट जाती है तो उसे हम कैसी अस्थिभंजन कहेंगे? गौण चोट से अस्थिभंजन कहेंगे। तीसरा है हमारा पेशियों में अधिक खिंचाव से। प्रत्येक पेशी की खिंचाव की एक निश्चित क्षमता होती है और जब उस पेशी की निश्चित क्षमता से हम अधिक खिंचाव करते हैं तो वो हड्डी हमारी टूट जाती है।
जैसे कोहनी की हड्डी, घुटने की हड्डी और कलाई की हड्डी। इसे भी हम चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो खिलाड़ी है, वह खिलाड़ी दौड़ रही थी और उसने अपनी पेशी की क्षमता, पूरी क्षमता लगा दी, उससे भी अधिक क्षमता लगा दी, और इसकी जो हम नीचे जो हमारा टखना होता है, वहाँ की पेशियों में खिंचाव आ गया और वहाँ की हड्डी टूट गई है। फिर है अस्थि भंग की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि मनुष्य का अस्थिभंग हो गया है? तो सबसे पहले व्यक्ति को असहनीय दर्द होता है, उस स्थान पर जहाँ की हड्डी टूटती है वहाँ सूजन आ जाती है, वह स्थान निष्काम हो जाता है, मतलब वो उस अंग से हम काम नहीं कर सकते हैं, उस अंग का आकार भी बिगड़ जाता है और असाधारण गति हो जाती है। असाधारण गति मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार उस अंग की गति को नहीं कर सकते हैं। अस्थि भंजन के प्रकार। अस्थि भंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण अस्थि भंजन, दूसरा है संयुक्त अस्थि भंजन और तीसरा है जटिल अस्थि भंजन। जटिल अस्थि भंजन के अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं: बहुखंडी अस्थि भंजन, पंचणी अस्थि भंजन, कंची अस्थि भंजन और दबी टूट अस्थि भंजन। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे साधारण अस्थि भंजन। साधारण अस्थि भंजन क्या होता है? इस प्रकार के अस्थि भंजन में केवल अस्थि ही टूटती है और आसपास के जो ऊतक होते हैं उसमें कोई विशेष क्षति नहीं होने पाती है। जबकि दूसरी है हमारी संयुक्त अस्थि भंजन। संयुक्त अस्थि भंजन में टूटने वाली अस्थि का एक सिरा मांस या त्वचा को फाड़कर बाहर निकल आता है, जिसके फलस्वरूप वह अंग कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है, वहां से रक्त का स्राव भी हो जाता है और उस अंग में रोगाणुओं के द्वारा संक्रमित होने की भी आशंका बनी रहती है। इसे भी छात्रों हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है साधारण अस्थि भंजन, जिसमें आप देख रहे हैं बाहों की हड्डी है और वह हड्डी बीच में से टूट गई है, तो ये हमारा साधारण अस्थि भंजन है। जबकि दूसरा हमारा संयुक्त अस्थि भंजन, इसमें हड्डी हमारी बाहों की त्वचा को निकालकर बाहर आ गई है, तो ये कैसा हमारा अस्थि भंजन कहलाएगा? संयुक्त अस्थि भंजन। तीसरा अस्थि भंजन है हमारा जटिल अस्थि भंजन। इसमें अस्थियां टूटने पर आसपास की रुधिर वाहिनियों एवं अन्य कोमल अंगों या फेफड़ों या मस्तिष्क आदि में धंसकर उस अंग को घायल कर देती है। इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये जटिल अस्थि भंजन है और ये जो हड्डी है ये क्या है, यहाँ से टूट जाती है और ये टूट कर हमारे किसी अन्य अंग में धस जाती है, तो इसे हम कहते हैं जटिल अस्थि भंजन। इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहला है हमारा बहुखंडी अस्थि भंजन। इसमें प्रभावित स्थान पर अस्थि के एक से अधिक टुकड़े हो जाते हैं, मतलब एक अस्थि के 2 टुकड़े ना होकर बहुत सारे जब टुकड़े हो जाते हैं तो उसे हम कहेंगे बहुखंडीय अस्थि भंजन। नाम से ही पता चल रहा है कि एक खंड के बहुत सारे टुकड़े हो जाना। दूसरा है पंचणी अस्थि भंजन। इसमें टूटी हुई अस्थि के सिरे पंचड़ की तरह एक दूसरे में घुस जाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है पंचणी अस्थि भंजन। तीसरा है इसमें कच्ची अस्थि भंजन। यह जो भंजन होता है वो छोटे बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो अस्थियां होती हैं वो कार्टिलेज की होती हैं, अर्थात वो मुलायम होती हैं, इस कारण वो आसानी से लचक जाती हैं। जब बच्चा दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी जो हड्डियां होती हैं वो टूटती नहीं है, बल्कि क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं और उस अंग का आकार बिगड़ जाता है। यदि हम उस पर प्लास्टर ना कराएं तो वो अंग का आकार बिगड़ जाएगा। चौथा कहलाता है हमारा दबी टूट अस्थि भंजन। इसमें अस्थियां किसी भारी वस्तु से चूर चूर हो जाती हैं। अब छात्रों हम देखेंगे कि जो हमारा ये अस्थि भंजन है इसकी हम प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार से करते हैं। आपने 9th क्लास में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ा ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है कि जब हम किसी रोगी को या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को
डॉक्टर के आने से पहले उसको सपोर्ट में कोई उपचार देते हैं तो वो हमारी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो यहाँ पर हम अस्थि भंजन या हड्डी की टूटने पर डॉक्टर के पास जाने या प्लास्टर कराने से पहले जो उपचार देते हैं वही हमारा सामान्य प्राथमिक चिकित्सा कहलाएगा। तो सबसे पहला इसमें आता है उपयुक्त चिकित्सा सहायता। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिसका ये व्यक्ति का अस्थि भंजन हुआ है उसको उपयुक्त चिकित्सा प्रदान करें। दूसरा है रक्त स्त्राव को रोकना। यहाँ पर सबसे पहले व्यक्ति के जो रुधिर है दुर्घटना से वजह से वहां घाव हो गया और रुधिर बह रहा है तो दबाव डालकर उस स्थान पे से रुधिर का बहना रोकते हैं। तीसरा है टूटी हड्डी की देखभाल। जिस स्थान की या जिस अंग की हड्डी टूट गई है उसे बहुत संभाल कर या फिर हम उसके नीचे लकड़ी का पट्टा बांधकर या कुछ सहारा देकर उसकी देखभाल करते हैं ताकि डॉक्टर के पास जाने से पहले उस अस्थि का और नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि उस अस्थि पर मानव जो होता है अपनी इच्छा से उसको मूव नहीं कर पाता, उसमें दर्द होता है और उसकी गतिशीलता खत्म हो जाती है। इसलिए उस अस्थि जो हड्डी टूट गई है उसको हम सहारा देना चाहिए। चौथा है झोल का उपयोग। झोल जैसे कि तीसरा पॉइंट था टूटी हड्डी की देखभाल, तो उसको हम खपंच के द्वारा लकड़ी की या झोल का उपयोग, झोल मतलब किसी रूमाल से या फिर किसी अंगोछे से एक झोली सा बनाकर हम हड्डी का सहारा प्रदान करते हैं। पांचवा है घायल का स्थानांतरण। रक्त को रोकने, हड्डी को सहारा देने के बाद जो व्यक्ति घायल है उसको हम प्राथमिक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करेंगे। छठा है गर्म पेय पदार्थ देना। जब हमारी या किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो उसे गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए। सातवां सांत्वना देना और धैर्य बांधना। समय समय पर व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने से पहले या पहुंचने तक उसके साथ रहने पर हमें उसे सांत्वना और धैर्य बांधना चाहिए कि आप ठीक हो जाओगे। विशेष अंग में अस्थि भंजन अर्थात अब हम छात्रों यहाँ पर कुछ विशेष अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसमें अस्थि भंजन होता है और उसका उपचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जांघ और टांग की हड्डी की टूट। जांघ की हड्डी काफी लंबी और मजबूत होती है परंतु अनेक कारणों से वो टूट सकती है। इसे हड्डी के टूटने से सामान्यतः घायल टांग जो होती है वो स्वस्थ टांग से छोटी हो जाती है। इसमें काफी सूजन आ जाती है और सह पीड़ा होती है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए इसमें सबसे पहले पीठ को आधार मानकर लिटाना चाहिए। फिर टांग में जहाँ चोट लगी है उसे खींचकर स्वस्थ टांग के साथ रुई या कपड़े की गद्दी रखकर बांध देना चाहिए। द्वितीय में हम ये कर सकते हैं कि लंबी खपंची यदि उपलब्ध हो तो उसे उस टांग के नीचे बांध देते हैं जिससे कि उसे सपोर्ट मिल जाए, सहारा मिल जाए। और यदि हमें खपंची ना मिले तो हम लाठी का या बांस का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि वह अपने स्थान से हिलेगी डुलेगी नहीं, वो एक निश्चित स्थान प्राप्त कर लेगी। तीसरा, अस्थि विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क स्थापित करेंगे और उसके परामर्श के साथ ही हम उसको उपचार भी देंगे। इसे हम चित्र के माध्यम से और देख लें कि इस व्यक्ति की जो जांघ है या हम कहेंगे टांग, जांघ टांग दोनों में ही एक प्रकार का एक ही जैसा उपचार किया जाता है। तो जब ये टूट गई है यहाँ से तो यहाँ पर नीचे लकड़ी का सपोर्ट दिया है, ये दिख रहा है हमें, लकड़ी का सपोर्ट दिया है और लकड़ी के सपोर्ट बांधकर उसे हम फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। खोपड़ी में अस्थि भंजन। जब हम सिर के बल या किन्हीं कारणों से सिर पर चोट लग जाती है तो सिर की अस्थि टूट जाती है, तो इसी को हम कहेंगे खोपड़ी में अस्थि भंजन। हम इसकी प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? घायल व्यक्ति को सबसे पहले कुर्सी पर सीधा बिठाएंगे ताकि उसका जो सिर है वो ऊपर की ओर उठा रहे। फिर किसी साफ कपड़े की तह करके
ठंडे पानी में भिगोकर घायल व्यक्ति के सिर पर रखना चाहिए। तीसरा, घायल व्यक्ति के कपड़े हमें ढीले कर देने चाहिए। अस्थि विशेषज्ञ से तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। यदि रुधिर बह रहा है तो उसे रोकने का यथासंभव प्रबंध करना चाहिए, और यदि व्यक्ति मूर्छित हो गया है तो उसे होश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए और चिकित्सक की सलाह लेने के लिए तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर है पसलियों में अस्थि भंजन। पसलियों में जो अस्थि भंजन होता है वो सीने के बल गिरने से या पसलियों पर सीधा आघात पहुंचने से यहाँ की पसलियां टूट जाती हैं, जिसकी वजह से पसलियों में अस्थि भंजन होता है। इसकी हम प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार करेंगे? घायल व्यक्ति को इस प्रकार लिटाना चाहिए कि जो प्रभावित अंग है उस पर कम से कम दबाव पड़े। तो इसमें हम कहेंगे कि व्यक्ति को पीठ के बल लिटा देना चाहिए। फिर पीठ की तरफ जो पसलियां हैं उसके नीचे तकिया और कंबल लगा देना चाहिए, ताकि पीठ की तरफ की जो पसलियां हैं उन पर दबाव ना पड़े। इस अस्थि भंजन में व्यक्ति को बर्फ चूसने के लिए देनी चाहिए। घायल अंग से संबंधित बाहों को झोली की सहायता से सहारा देकर पट्टी द्वारा बांध देना चाहिए और अस्थि विशेषज्ञ से तुरंत ही परामर्श लेना चाहिए। फिर है जबड़ों का अस्थि भंजन। जबड़ों का अस्थि भंजन होने पर जबड़ों की आकृति विकृत हो जाती है और मुंह से खून आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को बोलने में कष्ट होता है। तो इसकी प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे कि हथेली की सहायता से निचले जबड़े को ऊपर वाले जबड़े से मिला देंगे। यह कार्य धीरे धीरे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दूसरा, जबड़ों को तिकोनी सकरी पट्टी की सहायता से सही अवस्था में रखकर सिर के ऊपर बांध देना चाहिए। यदि अन्य पट्टी के द्वारा जबड़े से कान के पीछे होकर बांध देना चाहिए। घायल व्यक्ति को बोलने के लिए मना कर देना चाहिए। यदि उल्टी आदि आ रही है तो पट्टी को खोल देना चाहिए। उसके बाद तुरंत ही फिर से पट्टी को बांध देना चाहिए और अस्थि विशेषज्ञ से तुरंत ही परामर्श लेना चाहिए और समय समय पर व्यक्ति को सहानुभूति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। हसली का अस्थि भंजन। इस अस्थि के टूटने से हाथ और कंधे के बल गिरने से होती है या फिर असली में सीधे चोट लगने से भी इस प्रकार का भंजन हो जाता है। इस अस्थि भंजन में जिस ओर की अस्थि टूटती है उस ओर की भुजा कार्य नहीं करती है और कंधा ऊपर नहीं उठाया जा सकता है, तो सिर भी उसी ओर झुक जाता है जिधर की अस्थि टूटती है, अर्थात जिधर की असली हसली जो है टूट जाती है, हमारा सिर भी उधर की ओर झुक जाता है। तो इसमें किस प्रकार का हमें उपचार देना चाहिए? घायल व्यक्ति के कपड़े उतार दिए जाएं, पट्टी या कपड़े की तह बनाकर एक गद्दी जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर मोटी बनाई जाए और उसके घायल अंग की ओर वाले बाहों के बगल में रख दिया जाए, या फिर हम सेंट जॉन झोली के द्वारा भी उस बाहों को छाती के साथ बांध देने चाहिए और एक और पट्टी द्वारा कोहनी के मध्य से छाती और पेट की ओर घुमाकर बांध देना चाहिए और तुरंत ही हमें अस्थि विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। अब छात्रों, हम पढ़ेंगे मौच क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अस्थि भंजन या हड्डी की टूट क्या है। अब हम पढ़ेंगे मौच क्या है। तो हड्डी जोड़ के स्थान पर, मतलब जहां पर हड्डी संधि होती है वहां पर मैंने आपको बताया था कि वो जोड़ जो होते हैं वो लिगामेंट से या बंधक सूत्रों से बंधे रहते हैं। तो कभी अचानक चलते फिरते या फिसलने पर या ऊंचे नीचे स्थान पर पैर पड़ जाने से या गिर जाने से जो बंधक सूत्र होते हैं उनमें खिंचाव आ जाता है या वो बंधक सूत्र या लिगमेंट जो होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मोच आना। जैसे आप इस चित्र में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये पैर है और ये पैर मुड़ गया है, तो मुड़ जाने से जो हमारी यहाँ वाला हिस्सा, यहाँ की जो लिगामेंट है वो उनमें खिंचाव आ गया है, जिसकी वजह से इस पैर में इस स्थान पर मोच आ जाएगी। मोच आने के कारण या मोच आने के लक्षण हम कैसे पता करेंगे कि हमें मोच आ गई है? तो व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है,
जहाँ पर जोड़ होता है वहाँ पर सूजन आ जाती है। मोच के स्थान का जो त्वचा होती है उसका रंग नीला या काला पड़ जाता है और मोच से प्रभावित अंग कुछ समय के लिए शिथिल हो जाता है। हिलाने डुलाने पर मोच वाले अंग पर अत्यंत ही दर्द होता है। प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार करेंगे इसकी? यदि मोच आते समय रोगी ने जूता या सैंडल पहन रखा है तो उसे तुरंत ही उतार देना चाहिए। सूजन बढ़ने पर नहीं तो क्या होगा, सूजन बढ़ जाएगी और उसे उतारना बहुत ही कठिन हो जाएगा। मोच से प्रभावित जोड़ के स्थान पर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। मोच खाए स्थान पर ठंडे पानी की पट्टी बांधने से लाभ होता है और उस पट्टी को लगातार गीला करते रहना चाहिए। यदि ठंडे पानी की पट्टी से लाभ ना हो तो हमें गर्म पानी की पट्टी बांध देनी चाहिए अथवा एक चिलमची में गर्म पानी और दूसरी चिलमची में ठंडा पानी लेकर मोच आए वाले अंग को क्रमशः 5-5 मिनट पर ठंडे गर्म के द्वारा सेक देनी चाहिए। मोच खाए हुए अंग पर हमें समय समय पर मालिश या मसाज करने से भी आराम मिलता है। मोच वाले अंग पर हम आयोडेक्स या मेडिक्रीम आदि मलने पर भी दर्द और सूजन में लाभ होता है और मोच खाए अंग को दिन में 3-4 बार गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर सेकने से दर्द और सूजन में कमी आती है। प्रभावित अंग के दोनों ओर थोड़ी दूर पर हमें कसकर पट्टी बांधने से भी मोच खाया जो अंग होता है वो अचल हो जाता है, जिससे कि घायल बंधक सूत्रों को या लिगामेंट को आराम मिलता है। और छात्रों, अब हम देखेंगे कि हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच हड्डी की संधियों में विशेष पूर्वक पूर्ण अचल संधियों पर होती है। जबकि हड्डी पर दबाव पड़ने या चोट लगने के कारण होता है, जबकि मोच संधियों पर खिंचाव पड़ने या ऊंचे नीचे पर पैर पड़ने से होती है। हड्डियों में दबाव पड़ने या टूटने को हम हड्डी का अस्थिभंजन कहते हैं या फिर हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि संधियों को बांधे रखने वाले बंधक सूत्रों या लिगामेंट में खिंचाव आने अथवा टूट जाने को हम मोच कहते हैं। हड्डी टूटने पर अंग का रंग नहीं बदलता है, जबकि मोच आने पर उस अंग का जो रंग होता है वो नीला या काला पड़ जाता है। सामान्य रूप से जिस अंग की हड्डी टूटती है उस अंग में अपनी स्वाभाविक दशा में नहीं रहता है या तो वो लटक जाता है, जबकि मोच आने पर संबंधित अंग अपने स्वाभाविक दशा में ही रहता है। हड्डी टूटने पर कभी कभी चरमराहट की आवाज होती है, जबकि मोच आने की दशा में किसी प्रकार की चरमराहट या करकराहट की आवाज नहीं होती है। तो छात्रों, आज हमने भाग दो अस्थि संधि और हड्डियों की टूट और मोच का अध्ययन किया। अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपको अपनी कॉपियों में करने हैं। इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, अस्थिभंजन से आप क्या समझती हैं और अस्थिभंजन के कारण और प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले अस्थिभंजन क्या है, मतलब हड्डी की टूट क्या है और हड्डी टूटने के कारण क्या हैं, जो कि हमने पढ़े थे 3 कारण, सीधी चोट, गौण चोट और पेशियों में खिंचाव। और प्रकार, जो कि 3 प्रकार थे, जिसमें पहला बहुखंडीय नहीं, सामान्य, दूसरा संयुक्त भंजन और तीसरा जटिल भंजन। जटिल भंजन के अंदर हमारे 4 प्रकार थे जिसमें बहुखंडीय था। ठीक है, तो वो पूरा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न में आएगा। दूसरा है, अस्थिभंजन के मुख्य लक्षण क्या है, अर्थात जब हमारी हड्डी टूटती है या किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो हमें कैसे पता चलता है या उसे कैसे पता चलता है, उसके सामने क्या लक्षण आते हैं, तो वह लिखेंगे। और सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार दी जाती है। तीसरा है, मोच आने से क्या अभिप्राय है, उसके क्या लक्षण हैं, उपचार किस प्रकार दे सकते हैं। चौथा, हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर है। पांचवा, खोपड़ी और पसलियों में अस्थिभंजन होने पर आप क्या करेंगी।
तो जो हमने हड्डी और पसलियों में, जो खोपड़ी और पसलियों में किस प्रकार से अस्थि भंजन हुआ और किस प्रकार हम उसे उपचार करते हैं, वो इस प्रश्न के अंतर्गत आएगा। छठा है, अस्थि संधि का अर्थ और प्रकारों को बताइए। सातवां, अस्थि कंदुल खलिका और कब्जा संधि किसे कहते हैं? जो अस्थि में कंदुल खलिका और कब्जा संधि होती हैं, वो किसे कहते हैं या वो कैसी होती हैं? उस जो हमने संधियों, विशेष संधियां पढ़ी थी, उसमें हमने इन दो का अध्ययन किया था। छात्रों और विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि आपको मेरा दूसरा भाग संधि, हड्डियों की टूट और मोच का आना अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद छात्रों।